आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स। ये मैंने पेज नंबर मेंशन किए हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक और केपी के बुक को अगर उठाकर देखेंगे तो वहाँ से ये फर्स्ट ईयर का आपको चैप्टर नंबर पीटीबी में आपके पास चैप्टर नंबर 9 होगा और इसमें भी बीटीबी और केपीके में भी चैप्टर नंबर 9 है। और जबकि नेशनल बुक फाउंडेशंस का सेकंड ईयर की आप नेशनल बुक फाउंडेशन उठाएंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 18 जो है वो आपको फिजिकल ऑप्टिक्स का मिलेगा, जो कि न्यू एडिशन आया है फेडरल बोर्ड के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ कि ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ लाइट। अब लाइट हमारे पास क्या है कि लाइट जो है वो बेसिकली एक सेंसेशन ऑफ क्या होता है, विजन होता है। लाइट हमारे पास जो है वो एक ऐसी एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी विच प्रोवाइड्स, क्या चीज़ प्रोवाइड करती है हमें, सेंसेशन ऑफ विजन। ऐसी एनर्जी जो कि हमें देखने का एहसास देती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, लाइट का हम उसको नाम देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। इसके बाद अगर हम ऑप्टिक्स की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ हमारे पास जो है वो ऑप्टिक्स हैं। अब ऑप्टिक्स की टोटल हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। एक आपने 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से, और एक हम अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर मैं डिफाइन करूँ तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स with the formation of images by the help of lenses and mirrors। क्योंकि ज्योमेट्री वर्ड जो है वो बेसिकली डील करता है किस चीज़ के साथ, इमेजेस की फॉर्मेशन के साथ। जैसे आप 10th क्लास के अंदर यहाँ आप मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर आप डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं, इमेजेस बना रहे होते हैं। तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसी ऑप्टिक्स की ब्रांच होगी जिसके अंदर हम इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। ये आप 10th क्लास के अंदर डिटेल के साथ पढ़ कर आए हैं कि लेंसेज जो हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करते हैं, जबकि मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हमने लाइट से बनने वाली इमेजेस की जो फॉर्मेशन थी उसको तो हमने 10th क्लास के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अब फिजिकल ऑप्टिक्स जो है ये कौन सी ब्रांच है, तो फिजिकल ऑप्टिक्स को हम डिफाइन किए देते हैं कि ब्रांच ऑफ, अब ये भी ब्रांच होगी किस चीज़ की, ऑप्टिक्स की। ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद दी स्टडी ऑफ, अब ये दो चीज़ों की स्टडी होगी, पहली नेचर और दूसरा हमारे पास होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब ऐसी ब्रांच जो कि दो चीज़ों के साथ डिस्कस करेगी, एक नेचर और दूसरा किसके साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, उस ब्रांच को हम नाम देंगे किस चीज़ का, फिजिकल ऑप्टिक्स का। अब सबसे पहले हमें नेचर के बारे में जानना है कि लाइट की नेचर क्या होती है। फिर हम लास्ट आर्टिकल पोलराइजेशन के अंदर लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ पर भी बात करेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है। नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई। अब नेचर हमारे पास लाइट की जो है इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया किसने, न्यूटन ने आइडिया दिया कॉर्पस्कल थ्योरी का। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग, कॉर्पस्कल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इस न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है ये कंसिस्ट करती है किसके ऊपर, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर, और इन टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दिया नॉन एज कॉर्पस्कल्स। ठीक, और ये हमारे पास न्यूटन की थ्योरी थी। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो बेसिकली फॉर्म करती है किससे, लाइट जो है वो बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और इस हमारे पास जो है इस स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दिया कॉर्पस्कल्स का। और इस कॉर्पस्कल्स को, कॉर्पस्कल बेसिकली हम कहते हैं दानेदार को, जैसे शुगर्स के दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो इसने भी कहा कि लाइट स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम कॉर्पस्कल्स का नाम देते हैं। और इस न्यूटन ने इस कॉर्पस्कल नेचर से जो है वो दो फिनोमिनाज को भी एक्सप्लेन किया, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और दूसरा इसने प्रूव किया किसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। इसने प्रूव किया कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिनाज जो है वो लाइट की कौन सी नेचर को एलेबोरेट करते हैं, पार्टिकल्स नेचर को। जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉल है, आप एक बॉल को यहाँ से थ्रो करें और बॉल थ्रो होने के बाद जैसी बॉल के साथ टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। तो अब सपोज करें कि ये जो स्मॉल बॉल है ये एक लाइट का छोटा सा पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल इस बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। इस फिनोमिना को इसने नाम दिया कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो रही है, लाइट हो रही है। तो न्यूटन हमारे पास जो था, न्यूटन ने हमें लाइट की कौन सी नेचर दी, न्यूटन ने हमें लाइट
लाइट की पार्टिकल नेचर्स के बारे में बताया कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर रखती है, मतलब लाइट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इसी सेम एरा के अंदर जब न्यूटन ने कार्पस्कल थ्योरी दी, उस वक्त एक और साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट आप उसे कह सकते हैं हाइजेंस। अब हाइजेंस ने कहा कि लाइट कार्पस्कल थ्योरी मतलब लाइट छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट नहीं करती, बल्कि लाइट का बिहेवियर कौन सा होता है, वेव होता है। उसने कहा कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स in the form of waves from one form to another form। और इसने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये थ्योरी जो है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को तो एलेबोरेट कर सकी, लेकिन इस थ्योरी के से पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो एलेबोरेट नहीं हुआ। ये आपने याद रखना है कि हाइजेंस थ्योरी के से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो कम्प्लीटली जो है ये सेटिस्फाई हो गई थी, प्रूव हो गई थी, लेकिन जो है वो पोलराइजेशन जो है वो इसको एक्सप्लेन करने में ये अनसक्सेसफुल रहा था। तो इसकी वजह से न्यूटन की बात जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मान ली गई क्योंकि न्यूटन का नाम हाइजेंस के नाम से बहुत बड़ा था। न्यूटन ने फिजिक्स के अंदर बहुत बड़े जो है वो लॉज दिए थे, जिसकी वजह से न्यूटन की बात को थोड़ी सी अहमियत दी गई इस एरा के अंदर। ठीक है, अब जब हाइजेंस ने कहा कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन न्यूटन के हामियों की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि आपने अगर कहते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो न्यूटन के एरा के अंदर सिर्फ एक ही वेव अभी तक डिस्कवर हुई थी, और दैट वेव विल बी नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ये आपने याद रखना है कि न्यूटन के एरा के अंदर सिर्फ एक ही वेव की डिस्कवरी हुई थी, और वो कौन सी वेव थी, मैकेनिकल वेव्स। और यहाँ पर हमें पता है कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं इनको पास होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें तो पास होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है, मीडियम। अब न्यूटन के हामियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हाइजेंस को फेस करना पड़ा, उन्होंने ये कहा कि अगर लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो बताएं सन से लाइट अर्थ तक कैसे रीच कर रही है, जबकि दरमियान के अंदर यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर स्पेस है, और स्पेस के अंदर तो कोई भी मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो बताएं सन से फिर लाइट अर्थ तक कैसे रीच कर रही है। अगर आप कहते हैं कि लाइट क्या है, वेव नेचर रखती है, तो फिर लाइट को पास होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मीडियम की। अब बताएं कि सन और अर्थ के दरमियान तो मीडियम ही नहीं है। अब अगर मीडियम नहीं है तो फिर बताएं लाइट जो है वो कैसे रीच कर रही है। तो फिर वहाँ पर ये जो हाइजेंस था, इसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी। इसने कहा कि यहाँ पर सन और अर्थ के दरमियान ये जो स्पेस है, इसके दरमियान एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसको नाम दिया गया ईथर का। अब ये जो ईथर था, ये ईथर की प्रॉपर्टी ये थी कि ये एक बहुत ही लेस डेंस मीडियम था। ये एक ऐसा मीडियम था जिसकी डेंसिटी क्या थी, बहुत स्मॉल थी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा क्या था, लार्ज था। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक ईथर को इंट्रोड्यूस करवाया, और ईथर जो है बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। ठीक है, बाद में मतलब वो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई जिसमें ईथर्स की जो है वो ईथर की प्रेजेंस जो है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठाए, और आज के दौर में जो न्यू थ्योरी है वो ईथर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि ईथर एक कौन सा मीडियम है, हाइपोथेटिकल मीडियम है। बाद में थ्योरीज ने ये प्रूव किया कि ईथर नाम का कोई भी मीडियम स्पेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब हाइजेंस जो है ये इस तरह की हमारे पास उस वक्त इसने क्वेश्चन को रेज किया, जो क्वेश्चन रेज हो रहे थे उनका आंसर जिसने इस हाइपोथेटिकल मीडियम की एग्जिस्टेंस से दिया कि सन और अर्थ के दरमियान जो है वो एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा, और वो ईथर जो है वो हेल्प करता है लाइट को पास होने में सन से कहाँ तक, अर्थ तक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थ्योरीज जो है वो आई लाइट के बारे में। अब नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो थॉमस यंग्स और फ्रेजनल थ्योरी जो थी ये थी। अब फ्रेजनल थ्योरी और थॉमस यंग्स जो है इन्होंने कौन सी थ्योरी थी, 1801 के अंदर थॉमस यंग 1801 के अंदर जो थॉमस यंग इसने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया जिसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो हमारे पास कौन सी नेचर रखती है, वो वेव नेचर रखती है, जिससे न्यूटन की बात जो है वो गलत प्रूव होगी। इसके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो कौन सी नेचर रखती है, लाइट की हमारे पास कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर होती है। लाइट की हमारे पास कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर होती है। इसके बाद फ्रेजनल जो है उसने डायफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो अकर करवाया, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डायफ्रैक्शन को प्रूव किया कि लाइट जो है वो एक स्लिट के अराउंड क्या होती है, बेंड होती है। ये जो फ्रेजनल था, फिर इस फ्रेजनल ने डायफ्रैक्शन ऑफ क्या करवाई, लाइट। अब इस डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं कि जो लाइट होती है जब इसके सामने यहाँ पर ऐसे सपोज करें कि ये लाइट की प्लेन वेव्स हैं, जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो इसके एजेस के अराउंड क्या होना शुरू हो जाएंगी, ये बेंड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इस बेंडिंग की वजह से यहाँ पर प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि लाइट की कौन सी नेचर होती है, वो वेव नेचर होती है। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि न्यूटन की बात जो है वो रॉन्ग है, जबकि हाइजेंस जो था जिसने लाइट की वेव नेचर जो है उसको जो है वो ट्रू माना था, तो वो उसके अकॉर्डिंग लाइट की कौन सी नेचर है, वेव नेचर। अब 1801 के अंदर लाइट की वेव नेचर जो है वो कंप्लीटली तौर पर सेटिस्फाई होगी। इसके बाद आता है जीन्स फुकॉल्ट। जीन्स फुकॉल्ट ने नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। इसने कहा कि अगर हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक तो हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स, एक हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। इसने कहा कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये स्पीड अप होती हैं जब ये रेयर मीडियम से एंटर होती हैं किसके अंदर,
डेंसर मीडियम के अंदर। अब न्यूटन की बात वही जो यहाँ पर पूछा गया था कि अगर तो लाइट वेव नेचर रखती है तो फिर बताएं कि लाइट जो है वो उसको कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को तो पास होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। न्यूटन की एरा के अंदर सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की डिस्कवरी हुई थी। तो जेम्स फोकार्ट जो था इसने कहा कि मैकेनिकल वेव्स जो है इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये स्पीड अप होती हैं जब ये रेयर मीडियम से किस में जाती है, डेंसर मीडियम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप साउंड वेव्स की एग्जांपल ले लें, मुझे बताएं कि अगर रेयर मीडियम हमारे पास कौन सा होता है, गैस, और डेंसर मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर। अब स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होती है, गैस के अंदर ज़्यादा होगी या वाटर के अंदर ज़्यादा होगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो देखें जब ये जो स्पीड साउंड है जो कि मैकेनिकल वेव्स है, जब ये गैस से किस में एंटर होगी, लिक्विड के अंदर एंटर होगी, तो इसकी स्पीड पहले से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि लाइट वेव्स के बारे में ये देखा गया कि लाइट वेव्स जो होती हैं ये स्पीड अप नहीं होती बल्कि ये स्लो डाउन होती हैं। ये क्या होती हैं, स्लो डाउन होती हैं जब ये रेयर मीडियम से एंटर होती हैं किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर। जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी तो ये स्लो डाउन होगी। अब यहाँ से भी एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन आई। तो जेम्स फोकार्ट का ये जो आइडिया था ये प्रूव करता था कि थॉमस यंग्स, फ्रेजनल और हाइजीन्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइट्स जो है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव से सेपरेट बिहेवियर शो कर रही है। तो लाइट की कौन सी नेचर होनी चाहिए, फिर वेव नेचर होनी चाहिए। फिर इसके बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर एक नई वेव्स की डिस्कवरी हुई जिसको हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। तो मैक्सवेल थ्योरी के अंदर जो न्यू वेव्स डिस्कवर हुई उनको हम कौन सी वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये बेसिकली ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। और ऑसिलेटिंग चार्ज के अंदर दो तरह की फील्ड्स होती हैं, एक उसके अंदर इलेक्ट्रिक और दूसरी उसके अंदर कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर। तो ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती हैं। और फिर इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसने बताई वो ये थी, इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो यहाँ से वो जो न्यूटन के हामियों ने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर तो लाइट वेव है तो लाइट को पास होने के लिए सन से अर्थ तक आने के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है। तो फिर हाइजीन्स ने वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा कर कहा था कि ये ईथर है जिसकी वजह से लाइट जो है वो सन से कहाँ तक रीच कर रही है, अर्थ तक रीच कर रही है, क्योंकि उस दौर के अंदर सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की एक्जिस्टेंस थी। तो मैक्सवेल ने आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी और इसने कहा कि ये जो लाइट वेव्स होती हैं ये बेसिकली कौन सी नेचर की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो इनको किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, तो इनको पास होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से भी फिर लाइट की जो वेव थ्योरी थी उसको बिल्कुल जो है वो यहाँ से 100% मार्क्स मिल गए कि लाइट जो है वो कौन सी नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है। इसके बाद फिर 1887 के अंदर हर्ट्ज ने लाइट की जो वेव नेचर है इसको प्रूव किया। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म किया कि लाइट जो है वो वाकई कौन सी नेचर रखती है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है। इसके बाद आता है फिर 1900 के अंदर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई 1900 के अंदर। फिजिसिस्ट का नाम है मैक्स प्लांक्स। मैक्स प्लांक्स ने यहाँ पर आइडिया दिया कि जो लाइट है हमारे पास, मैक्स प्लांक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई कौन सी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो लाइट है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को उसने नाम दिया क्वांटा का। फिर बाद में आइंस्टाइन ने इसी क्वांटा को नाम दिया था किसका, फोटॉन्स का। तो हम आज जानते हैं कि लाइट जो है इसके अंदर एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं जिसको हम क्वांटा या किसका नाम देते हैं, फोटॉन्स का नाम देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइट्स की स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं, अब हर पैकेट की जो एनर्जी है वो E=h टाइम्स आप क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो यहाँ से फिर पता चला कि अब लाइट के अंदर ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब लाइट जो है इसकी वेव नेचर नहीं बल्कि लाइट की कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। और फिर इस पार्टिकल नेचर को बाद में आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो कि आजकल सोलर पैनल्स जितने भी बन रहे हैं ये सोलर पैनल्स बेसिकली इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके बाद फिर आर्थर हॉली कॉम्पटन ने एक और एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ये डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। और फिर एक और इफेक्ट आता है जिसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स ऐसे थे जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते थे। अब यहाँ से फिर पता चल गया कि 1900 के अंदर मैक्स प्लांक्स ने जो क्वांटम थ्योरी दी उस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया आइंस्टाइन के थ्रू कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रूव हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट, और फिर इन तीनों फिनोमिना ने प्रूव किया कि क्वांटम थ्योरी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैक्स प्लांक्स के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो किस पर कंसिस्ट करती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर कंसिस्ट करती है, और हर पैकेट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है जो कि E किसके इक्वल होती है, HF के इक्वल होती है। अब यहाँ पर इस बात का, सारी बात का रिजल्ट क्या है। अब ये जो हमने 4 या 5 या 6 थ्योरीज जो है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले न्यूटन्स की थ्योरी थी, फिर हाइजेंस की थ्योरी थी। उन दोनों के दरमियान कंट्राडिक्शन को सॉल्व किया थॉमस यंग्स और फ्रेजनल ने। थॉमस यंग्स ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइट वेव नेचर रखती है। फ्रेजनल ने डायफ्रैक्शन इफेक्ट से प्रूव किया कि लाइट की कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर होती है। फिर इनकी आइडिया को सपोर्ट किया किसने, जेम्स फोकार्ट के व्यू ने। जेम्स फोकार्ट के अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हुए स्पीड अप होती हैं, जबकि लाइट जो है ये रेयर से डेंसर में जाते हुए क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो इट मीन्स कि लाइट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज
नॉट अ मैकेनिकल वेव, कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि अगर ये मैकेनिकल वेव होती तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करती, फुलफिल करती। फिर बाद में मैक्सवेल ने फिर अपनी मैक्सवेल थ्योरी जो कि 1873 के अंदर इसने दी थी, उस 1873 के अंदर इसने कहा कि लाइट जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको पास होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और किससे क्रिएट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और फिर 1887 के अंदर हर्ट्ज जो है, जिसको फ्रिक्वेंसी का यूनिट भी आप मानते हैं, अब उस साइंटिस्ट ने, ये फिजिसिस्ट ने ये प्रूव किया था कि लाइट वाकई कौन सी नेचर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है। लाइट को पास होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से फिर जो हाइपोथेटिकल मीडियम की एग्जिस्टेंस थी वो बिल्कुल फेल हो गई, कि प्रूव हो गया कि कोई भी हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर नाम का कोई भी मीडियम सन और अर्थ के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। फिर 1900 के अंदर फिर एक और जो है वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुई लाइट की नेचर के बारे में। वो मैक्स प्लांक्स था साइंटिस्ट, जिसने क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। उसने कहा कि लाइट जो है वो एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा या दूसरे वर्ड में किसका नाम देते हैं, फोटॉन्स का। और हर पैकेट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जो कि E इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, h टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और फिर बाद में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव किया, कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट से और पेयर प्रोडक्शन से प्रूव हुआ कि लाइट जो है ये कौन सी नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। फिर इसके बाद डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने लाइट की डुअल नेचर का कंसेप्ट दिया। डी ब्रोगली ने लाइट की कौन सी नेचर का कंसेप्ट दिया, डुअल नेचर का। अब हम ये जानते हैं कि जो लाइट है, अब इस सारी डिस्कशन से फिर हमें ये पता चल गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट की हमारे पास कौन सी नेचर होती है, डुअल नेचर होती है। समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव एज अ वेव, कि कभी तो लाइट किसके तौर पर बिहेव करेगी, पार्टिकल्स के तौर पर, और कभी लाइट किसके तौर पर बिहेव करेगी, वेव के तौर पर। अगर तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर लाइट की पार्टिकल नेचर रिवील होगी, वेव नेचर नहीं। अगर तो आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सब को स्टडी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर लाइट की कौन सी नेचर रिवील होगी, पार्टिकल नेचर रिवील होगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव एंड व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल, कि बताएं कब लाइट पार्टिकल और कब लाइट जो है वो वेव के तौर पर बिहेव करती है। तो आपने बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसमें लाइट पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती है, जबकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसके अंदर लाइट जो है वो किसके तौर पर बिहेव करती है, वेव्स के तौर पर बिहेव करती है। तो अब यहाँ से प्रूव हो गया कि लाइट की कौन सी नेचर होती है, ये डुअल नेचर होती है। इसके बारे में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। वेव फ्रंट हम किसको कहते हैं, वेव फ्रंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। वेव फ्रंट को आपने बनते हुए देखा होगा। सपोज करें कि वाटर ठहरा हुआ है और आप वाटर के पूल के अंदर जो है वो एक स्टोन को उठाकर थ्रो कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्टोन को थ्रो करेंगे तो थ्रो करने पर क्या होगा, ये आपने स्टोन को थ्रो किया, थ्रो करने पर आपको कुछ डिस्टेंस के ऊपर इस तरह की जो रिपल्स हैं वो इस स्टोन से किसकी तरफ मूव करते हुए नजर आएंगी, बाहर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगी। अब ये जो सरफेस बन रही है या ये जो हमारे पास पाथ बन रहा है या ये जो पॉइंट आ रहे हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सपोज करें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है वाटर का, तो सारे के सारे पार्टिकल जो इस सरफेस पर होंगे वो किस तरफ मूव कर रहे होंगे, अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास एक पार्टिकल, इन दोनों के मिड की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर यहाँ पर पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स इस सरफेस पर किस तरफ मूव करेंगे, डाउनवर्ड। मीन इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं द लोकस मीन पाथ ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन आज नोन एज वेव फ्रंट। के वेव फ्रंट बेसिकली वो पाथ होता है जिस पाथ के अंदर जितने भी मीडियम्स होंगे उन सब के सब मीडियम्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे क्रस्ट की आप एग्जांपल ले लें, तो क्रस्ट हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन से कहाँ पर होता है, अपवर्ड होता है। तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन से किस तरफ जा रहे होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, अगर आप एक ट्रफ की एग्जांपल लें तो एक ट्रफ जो है वो भी हमारे पास जो है वो किसकी एग्जांपल हो सकता है, वो भी हमारे पास वेव फ्रंट की एग्जांपल हो सकता है। तो वेव फ्रंट बेसिकली एक ऐसी सरफेस, एक ऐसे पाथ, एक ऐसे लोकस को कहा जाता है जहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेम होगा। मीन अगर एक पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है तो सारे पार्टिकल्स उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे सर्फेस को या ऐसे पाथ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, वेव फ्रंट का नाम देते हैं। तो आपको वेव फ्रंट की एग्जांपल समझ आ गई होगी कि वेव फ्रंट बेसिकली ऐसी सर्फेस होती है जिस सर्फेस के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स हमारे पास जो है वो टोटल 3 हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट। आपने याद रखना है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू पॉइंट सोर्स। मतलब कि अगर जैसे एक लाइट बल्ब है, एक लाइट बल्ब को आप ऑन करें तो उससे जो वेव फ्रंट जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगी। वो क्यों स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, जैसे सपोज करें यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने लाइट सोर्स रखा हुआ है। अब इस लाइट सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, इमिट होगी। इस डायरेक्शन में भी इमिट होगी, इस डायरेक्शन में भी इमिट होगी, इस डायरेक्शन में भी इमिट होगी। अगर मैं इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन कर लूँ और इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ तो ये जो सरफेस बन रही है इस सरफेस को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। इसके बाद अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ तो इन पॉइंट्स को मिलाने पर ये सेकंड हमारे पास जो है वो सरफेस बन जाएगी। अब इस सरफेस के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा। तो अब ये देखिए, अब लाइट जो है वो बल्ब से मुझे बताएं क्या एक डायरेक्शन में इमिट होती है,
लाइट तो हर डायरेक्शन में इमिट होती है ना, तो मीन वहाँ पर जो आपने पॉइंट सोर्स रखा हुआ है उस पॉइंट सोर्स से अगर आप इक्वी डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स लें, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये सपोज करें 2 सेंटीमीटर है तो इससे ऊपर भी 2 सेंटीमीटर पर, इससे यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, डाउनवर्ड भी 2 सेंटीमीटर, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें तो ये आपको एक टोटल क्या बन जाएगी, एक स्फीयर बन जाती है। अब ये जो वेव फ्रंट्स हैं जो कि पॉइंट सोर्स से रिलीज हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर रिलीज हो रही हैं और कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही हैं, ऐसी वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। एमसीक्यूज भी पूछी जाती है कि बताएं पॉइंट सोर्स से कौन सी वेव फ्रंट इमिट होती है, तो आपने बताना है कि पॉइंट सोर्स से हमेशा कौन सी वेव फ्रंट इमिट होती हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास जो है जब क्या ट्रैवल कर लेती हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इनका एक स्मॉल पोर्शन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाता है। जैसे सपोज करें मैं इस पोर्शन को यहाँ से कट करता हूँ, अब ये पोर्शन देखें यहाँ से यहाँ तक, पहले इस पोर्शन को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्व की फॉर्म में है, लेकिन जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा तो यही पोर्शन थोड़ा सा क्या बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। अब ये जो इसका पोर्शन है, इस पोर्शन को जो कि ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से, तो हम कह सकते हैं कि अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मतलब प्लेन की फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इसका स्मॉल पोर्शन बन रहा है, इस वेव फ्रंट को हम नाम देंगे किस चीज़ का, प्लेन वेव फ्रंट का। तो आपने याद रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट्स जो होती हैं वो कहाँ पर अकर होती हैं, वो सोर्स से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अकर होती हैं। आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि प्लेन वेव फ्रंट कहाँ पर अकर होती हैं, तो आपने बताना है कि ये सोर्स से कहाँ पर अकर होती हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस। डिस्टेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स जो बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हुआ, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का एक पोर्शन जो है वो किसकी फॉर्म में अकर हो जाएगा, प्लेन की फॉर्म में अकर हो जाएगा, तो उन वेव फ्रंट्स को हम नाम देंगे प्लेन वेव फ्रंट्स का। इसके बाद कभी आपने टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च लाइट से होती हैं, अब वो लाइट किसकी फॉर्म में होती हैं, वो एक बिल्कुल हमारे पास लीनियर शेप्स की होती हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन शेप की होती हैं। तो अब अगर उनसे जो है वो अगर वेव्स इमिट हो रही हैं तो उन वेव्स को हम नाम देंगे किस चीज़ का, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स का। जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास जो है वो अगर एक टॉर्च है, अब इस टॉर्च का ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्रंट फेस होगा। अब इस फ्रंट फेस से जैसे ही वेव्स निकलेंगी, अब ये वेव्स किस फॉर्म में होंगी, ये देखें ये इस शेप की होंगी, ठीक है। अब ये शेप हमारे पास जो है वो किस तरह की बन रही है, ये तो सिलेंड्रिकल शेप बन रही है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस नोट कर लूँ तो ये शेप किसकी फॉर्म में आ रही है, सिलेंडर की फॉर्म में आ रही है। तो अब ये जो वेव फ्रंट्स हैं जो कि लीनियर सोर्स से इमिट हो रही हैं, ठीक है, इन वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स का। अब इन हर वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव फ्रंट के एम्पलीट्यूड से डिफरेंट होगा। अब ये बात जो है वो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक से जो है वो नोट की है, ये हमारे पंजाब फेडरल या किसी भी बोर्ड के अंदर इस बात को एलेबोरेट नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर इसको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो वेव फ्रंट जब प्रोग्रेस करती हैं, मतलब वेव फ्रंट्स जब आगे की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो ट्रैवल करने पर क्या होगा कि अगर तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं तो फिर तो उनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेन वेव फ्रंट्स जितना भी प्रोग्रेस करेंगी उनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की बात करें तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड जो है उसका सोर्स से डिस्टेंस आर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे सपोज करें कि आप एक लाइट बल्ब की एग्जांपल ले लें, लाइट बल्ब से कौन सी वेव फ्रंट्स निकलेंगी, अब लाइट बल्ब जो है वो बेसिकली एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से कौन सी वेव फ्रंट निकलती है, स्फेरिकल। अब जैसे जैसे आप लाइट बल्ब से दूर जाएंगे, दूर जाने पर क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी ना, तो इंटेंसिटी कम होने का मतलब वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की अगर आप बात करें तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो होती हैं इसका एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस आर के साथ स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आर के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। वहाँ पर टॉर्च जो होती हैं उनकी शेप ऐसी होती है कि वहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो हैं वो ज़्यादा सेपरेट नहीं होती, सेपरेट ना होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा देर के बाद जो है वो डिक्रीज होता है। इस वजह से अब ये हमारे पास जो वेव फ्रंट्स बन रही हैं, इन वेव फ्रंट्स का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड और प्लेन वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड, या ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये एमसीक्यूज नंबर 1, ये एमसीक्यूज नंबर 2 और ये एमसीक्यूज नंबर 3। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपसे पूछे कि प्लेन वेव फ्रंट्स जब प्रोग्रेस करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, तो आपने बताना है कि प्लेन वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर आपसे पूछता है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बताएं, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड जो है उसका डिस्टेंस आर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, और सिलेंड्रिकल का भी डिस्टेंस आर के अंडर रूट के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ये हम आगे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर हमें रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। रे ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं, रे ऑफ लाइट एक ऐसे एरो को हम कहते हैं जो कि ड्रॉ किया जाता है नॉर्मल टू वेव फ्रंट्स। जैसे यहाँ पर देखें, ये आपके सामने जो शेप मैंने बनाई थी ये क्या थी, ये तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थी ना। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है, और ये लाइन यहाँ पर देखें कितने डिग्री के एंगल पर लगाई है मैंने, 90 डिग्री। और ये स्पेस किसकी है, ये जो लाइन है ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, और ये परपेंडिकुलर लाइन इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की प्रोपेगेशन मतलब इनकी मूवमेंट को शो कर रहा है। तो अब ऐसी लाइन जो किसी भी वेव फ्रंट की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो और उसका काम ये हो कि उसने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बतानी है, तो उस वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, उस लाइन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, रे ऑफ लाइट का। तो आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि रे ऑफ लाइट जो है इसका जो है वो सरफेस के साथ एंगल बताएं कितना होता है। तो आपने बताना है कि रे ऑफ लाइट जो है वो वेव फ्रंट की सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि नॉर्मल वर्ड आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, नॉर्मल हमेशा हम परपेंडिकुलर को कहते हैं। तो वही बात हमने लिखी है कि एन एरो ड्रॉन नॉर्मल टू वेव फ्रंट
एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरह वेव ट्रैवल कर रही है अगर आपके एरो की डायरेक्शन भी उसी तरफ है तो फिर हम उस एरो को नाम देंगे किस चीज़ का, रे ऑफ लाइट का नाम देंगे हम। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यू से जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं।